2026 से लेके और जून तक सजाओं का एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू होने जा रहा है। 9 मई पर डिजिटल दहशतगर्दी के नाम पर आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाद सईद को दो बार उम्र कैद की सजा दी है। उनका पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिट्टी से ताल्लुक बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो गया। पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल यूट्यूबर्स हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी बात करने वाले, उनके गिर्द घेरा तंग हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए ढेरों दुआएं, शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। मैंने बहुत पहले कहना आपको शुरू किया था कि 2026 से लेके और जून तक सज़ाओं का एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू होने जा रहा है। और एक बात अभी मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मार्च से पहले बहुत कुछ होगा और मार्च तक बहुत कुछ बदल जाएगा। ये दो मेरे आज के टॉपिक हैं और मैं इस पे आपसे बात करना चाह रहा था। देखिए, दहशतगर्दी की अदालत ने डिजिटल दहशतगर्दी के नाम पर 9 मई पर डिजिटल दहशतगर्दी के नाम पर आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाद सईद को दो बार उम्र कैद की सज़ा दी है, जबकि साबिर शाकिर और मुईद पीरज़ादा साहब को भी दो बार उम्र कैद की सज़ा दी है। टेक्निकली देखा जाए तो इन 5 लोगों के ऊपर ऐसा दायरा लग गया जो इस निज़ाम के होते हुए तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उनका पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिट्टी से ताल्लुक़ बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और अगर वो कभी कानून की गिरफ्त में आए तो वो ज़ाहिर सीधे जेल जाएंगे और फिर जेल जो भी होएगा वो ਤੁਹਾਡੇ सामने भी साड़ी जेलें किहड़ा को अब फुल्लां दे हार पाउंदे ने। जो मैंने बात करनी है और वो ये कि अब आने वाले दिनों में जो 2 लोग हैं, इमरान रियाज साहब और शहबाज गिल, उनके ऊपर भी एक मार्क जो है वो मौजूद है और उनको भी किसी तरह इस गिरफ्त में लाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा जो फेज़ है उसमें पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल यूट्यूबर्स हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो बात करने वाले, उनके गिर्द घेरा तंग होगा। आज जो पाकिस्तान में होगा उस पर मैं पहले बाद में बात करता हूँ, लेकिन ये जो लोग हैं ये किसी दौर में साबिर शाकिर, मुईद पीरज़ादा, वजाद सईद, इमरान रियाज साहब, ये सारे वो लोग थे जो इदारों के बड़े पसंदीदा थे और इदारे इन्हें फीड करते थे। इनको इनके सब्सक्रिप्शन से लेके फॉलोअर्स तक और फॉलोअर्स से लेके व्यूज़ तक पता नहीं क्या क्या कुछ करते थे। आज भी मेरा ख्याल है कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है। कुछ लोगों की मैं जो ग्रोथ देखता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो उस मुल्क जिसमें कोई शरीफ ख़ानदान की बात नहीं सुनना चाहता, उसके उन पे बोलने वालों को बड़े अजीब अंदाज में बड़ी उनकी सब्सक्रिप्शन भी बढ़ जाती है, व्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। बहरहाल देखने वालों का अपना फ़ैसला या करने वालों का अपना फ़ैसला, लेकिन किसी दौर में ये सब लाडले थे। और उसके बाद एक वक्त आया कि आज एक बदनसीब मैं लम्हा इसलिए कहूँगा कि जो इख्तिलाफ़ राय है वो इतनी बदतरीन शक्ल इख्तियार कर जाता है सम टाइम के, फिर इस तरह का हमें देखना पड़ जाता है। उन्होंने क्या किया और उनके साथ क्या हुआ वो तो आपके सामने है, लेकिन मेरा आज का जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ वो ये है कि एक सहाफ़ी जो है जब वो टूल बन जाता है, ये एक सहाफ़ी जब किसी का भोंपू बन जाता है, ख़ास करके एजेंसियों का, तो उसे वक्ती तौर पे तो बेतहाशा फ़ायदे होते हैं। लेकिन जब हालात बदलते हैं और फिर वही लोग जिन्होंने उसे इतना बड़ा जिन बनाया होता है और उसे बोतल में बंद करने की कोशिश करते हैं और वो नहीं होता, तो फिर बोतल टूट जाती है या जिन को तोड़ दिया जाता है। मैं 40 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ। मैंने अपना दामन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सफाई से बचाया है। मेरे भी बाल ने, मैंने भी टेढ़ लग गया ऐसी, मुझे भी ऑफ़र हुई होंगी, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं अपनी इनफरादियत और अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रखूं। जिस दौर में मैं रहा उस दौर के हुक्मरान के ऊपर मैं तनकीद करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, कल कोई और होगा तो कल उस पर भी करूँगा। लेकिन जो सहाफ़ी टूल बन जाते हैं, जैसे अभी पिछले दिनों CM KP के आए थे और वहाँ उनके साथ जो कुछ भी हुआ, अब कोई माने या ना माने, उसके पीछे किसका ज़हन कार साथ वो सबको पता है। लेकिन बहरहाल आने वाले दिनों में एक सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा हूंजा फिरने जा रहा है और इतना हूंजा फिरेगा कि
वो एक वक्त आ जाएगा कि आपको ये लगेगा कि शायद पाकिस्तान में सब कुछ शुभ शुभ हो गया है। जब वो को बोलने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर पीछे की रह जाएगा। तो जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया वाली गल है ये। तो ये इसके बाद लेकिन एक छोटी सी मैं बात करूँगा। आज मुझे किसी ने क्लिप भेजा है मरियम नवाज शरीफ साहब के ऑफिशियल व्हाट्सएप पे उसमें पंजाब हुकूमत के ऊपर मंसूर अली ख़ान साहब ने अपने प्रोग्राम में हम पे मैं था और मुनीफ फारूक थे और इमरान शफकत साहब थे और उमर दराज गोंदल, उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों पे पूछे थे। तो जब उन्होंने मुझसे पंजाब की पूछा, पहले KPK की पूछा और गंडापुर की पूछा, तो मैंने कहा गंडापुर की कारकर्दगी 0/0 है। लेकिन जब उन्होंने मरियम साहब की पूछा तो साहिबा की पूछा तो मैंने कहा मरियम साहिबा को तो 0 से भी कोई नंबर नहीं मिल सकता। लेकिन वो जो मुझे क्लिप भेजा गया है उसमें ऐसा तासुर दिया गया जैसे कि मैं गंडापुर को कह रहा हूँ तबाह हो गया और पंजाब जड़ा बढ़ गया। तो भाईजान ये तो फिर जाती है ना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। खाली है ना उम्र कैद होनी है इन लोगों को होनी है, बाकी सारे खुली छूटे जो मर्जी जैसे मर्जी मैनिपुलेट कर दे। हथे की चीज़ इधर की ईंट इधर का रोड़ा मिला के गारा मिला के कोई इमारत बना दे। चलें, आपको फैसिलिटी है कि आप फॉर्म 47 की इमारत पे खड़े हैं, लेकिन ऐना तो ना करो, साड़ी क्रेडिबिलिटी तो ख़राब ना करो हमारे पे तो असी ना 3 में ना 13 में आप अब हमारे भी क्लिप उससे लगा रहे। ये ऐसे ही है जैसे आजकल एक बड़ा वीडियो चल रहा है जो लाहौर के अंदर लिबर्टी मार्केट का एक बहुत भरा हुआ है लोग और लोगों का, देखो जी यहाँ पे नून वो आए थे नून लीग वो PTI वाले बंदे इकट्ठे नहीं हुए और अब देखें कितने। तो भाईजान ये जो बंदे लिबर्टी में इकट्ठे हुए थे इन्हें ये डर था कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, साड़ी जमानता नहीं होगी, छितर वजनगे, छितर पोला होएगा साढ़े नाल विछा देंगे, पांजा ला देंगे। क्या जो वो लोग बाहर निकलते हैं अपनी आज़ादी के लिए, 14 अगस्त को कोई झंडा लेके निकले तो उन्होंने फाड़ लेते हो, कोई स्टिकर निकाल लगा के निकले उसे पकड़ लेते हो। तो ये जिन लोगों की आप वीडियो दिखा रहे हैं तो क्या इनको ये डर था कि भाईजान हमें पकड़ लेंगे? आज अब ये डर ख़त्म कर दें, आज पंजाब में से ये डर ख़त्म कर दें, खौफ ख़त्म कर दें, फिर देख लो आपको समझ आ जाएगी। जब 8 फरवरी को लोगों को मौका मिला, उन्हें पता था कि हम वोट देंगे पकड़े नहीं जाएंगे, तो उन्होंने अपना फैसला दे दिया। तो ये जो लिबर्टी की वीडियो और सारी ड्रोन से दिखा रहे हैं, क्लोजअप नहीं दिखाया अभी तक। मुझ में देखना चाहता था वो चेहरे, खुशी हो रही थी मुझे कि हाँ हम अपनी कोई चीज़ खुशी सेलिब्रेट कर सकते, लेकिन क्लोजअप से भी कोई दिखा देते कि पता चल जाता क्या है। हमारे एक अदाकारा हैं फ़ज़ीला काजी और उनके शौहर हैं कैसर नज़ामानी, दोनों बड़े खूबसूरत अदाकार थे। फ़ज़ीला काजी तो किसी दौर में अपनी खूबसूरती से उन्होंने पाकिस्तान को अपने सैर में मुब्तला रखा। उनकी खूबसूरत आँखें मुझे अभी तक याद हैं और फ़ज़ीला काजी की अदाकारी भी बहुत बेहतरीन अदाकारी थी। लेकिन फ़ज़ीला काजी ने कैसर नज़ामानी से शादी की। कैसर साहब भी उस वक्त अदाकारी कर रहे थे और दोनों ने बहुत अच्छी शानदार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारी। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। लेकिन उन दोनों को कोई इतना बड़ा शोहरत नहीं मिली कि कहते जी बस है बड़ा टॉप दे जी, क्या बात है जी, मायरा खान है और कोई यूँ, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ शोहरत थी, लेकिन वो शोहरत नहीं थी जिसमें कि लाओ बड़ी ही भाई आसमाना पे पहुँच गई, वो नहीं थी। लेकिन उनके बेटे ने जो ज़ुरैन नज़ामानी है, उन्हें एक आर्टिकल लिखा, ज़्यादा 700-800 वर्ड्स का आर्टिकल होगा और एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने छापा। वो समहाउ किसी वजह से उतार दिया कि वैसे तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून वालों से मेरा सवाल है कि जे उड़ना ना होंगे तो पंगे नहीं लेते होंगे भाई। अगर आप वज़न नहीं उठा सकते तो आप ना कोई ऐसे पंगे लेंगे, बाद में आपको इससे क्रेडिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, 0/0। अगर आप सहाफ़त अपने सच का वज़न नहीं उठा सकती तो उसे फिर छोड़ देना जी। मैं कालम लिखता था रोज़नामा पाकिस्तान में, मैं वहाँ एडिटर हूँ रोज़नामा पाकिस्तान में, तो मेरा कालम होता था उर्दू और पंजाबी में मिक्स, जिमें मैं तुहाडे नाल गल्लां करना है ऐसे तरह कालम होता सी। तो वो कालम चुभता था। तो मैंने जब ये देखा कि मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब पे मेरा कालम बोझ बन रहा है, तो मैंने कालम लिखना छोड़ दिया। लेकिन मैंने झूठ लिखना नहीं शुरू किया। ये हमारे जो बच्चा है ज़ुरैन नज़ामानी, मुझे तो नहीं पता ये Z जनरेशन क्या है और Y जनरेशन क्या है, लेकिन ये मुझे समझ आ गई कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमसे बहुत आगे है।
इस हवाले से मुझे एक खुशी हुई, मैं बिल्कुल ईमानदार से कि मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो है ना सिर्फ ये कि उसे सच झूठ का पता है बल्कि उसे बोलने का भी तरीका आता है और उसे बोलने की ज़रूरत भी है। मेरा तो दिल बड़ा हुआ है भाई, साफ बात है। कंटेंट मुझे नहीं पता, मैंने सरसरी सा देखा है, लेकिन जो कंटेंट मैंने जितना देखा पढ़ा, मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई कि कम से कम हमारी जो नस्ल है आने वाली, जिसे हम, कौन सी जनरेशन है भाई वो क्या जी कहलाती है जो नेक्स्ट जनरेशन जिसे हम जेनजी नहीं, जेनजी से भी आगे चली गई है कोई, जेनजी से भी आगे कोई हाँ कोई जनरेशन आ गई है। तो सिद्ध 80 भाईजान हम थे 0G से शुरू हुए, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया, फिर आगे अब जी जनरेशन, फिर उससे आगे की जनरेशन। हम तो उस जनरेशन से हैं जो जी हजूर, जी सर, जी जनाब, ये जी अगले वाली जी है। वो कहते हैं ना पी तेनू तेरा ठंडा हुए जी तेनू किसी होर नाल की, ये वो वाली जनरेशन है, ठीक है। तो भाई इनको मेरा ख्याल है कि हमें दलील से समझाना होगा, ताकत से इस तरह समझाने से इस जनरेशन में सिवाय और गुस्से के कुछ नहीं पैदा होगा। आज जाना जी मेरी पेशकश ही गया साड़ी केड़ी गल कोई किसी ने सुन नहीं लेनी है। हम तो भाई आपको आइजाना पेशकश ही कर सकते हैं, कह ही सकते हैं। पाकिस्तान हम सबका है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अब आ गए आखिरी चीज़ जी, ये जो 21वीं सदी है, 25 साल इसके मुकम्मल हो गए, 26 में दाखिल हो गए, यानी 21वीं सदी का एक क्वार्टर हमने पूरा कर लिया। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये 21वीं सदी किसके नाम करेंगे, तो आप किसके नाम करेंगे? आप किस एक का नाम लेंगे? मैं चाहता हूं कि आप मेरे आज के इस वीलॉग के जवाब में 21वीं सदी किसके नाम, मैं आपसे सवाल करता हूं। कौन ऐसा एक शख्स है जिसने पूरी दुनिया को अपने गिर्द घुमा दिया, जिसने लोगों की सोच का जाविया बदल दिया, जिसने मज़ाहमत के नए इस्तारे जन्म दिए, जिसने दुनिया के अंदर अपने असूल पे खड़े होकर कीमत अदा करने की एक मिसाल कायम की? ये मैं अब आपसे मैं वैसे आई एम सॉरी, मतलब क्वेश्चन ये तो ऐसे ही हो गया जैसे मैं आपसे पेपर लूँ और इन्विजिलेटर सारा बूटी तुहानू फड़ा दे आप ही कि यह जवाब है लिख दो। तो मैंने आई एम सॉरी मैंने कुछ नहीं कहा आपको। मैं आपसे ये एक सवाल कर रहा हूँ कि पहली 21वीं सदी का पहला क्वार्टर अगर आपको मैं कहूँ किसके नाम करेंगे, तो आप किसके नाम करेंगे? मुझे अपने कमेंट्स में इसका ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये जब आप इसको बना लें तो मैं कम्प्रीहेंसिव आपके कमेंट्स के ऊपर फिर अपने वीलॉग के ऊपर गुफ्तगू करूँ और फिर उसके ऊपर मैं इस पे बात कर सकूँ। आखिरी चीज़ ये कि ईरान में जो मुजाहरे हो रहे हैं उसमें अब तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। महंगाई से ये मुजाहरे शुरू हुए और इन मुजाहरों के बढ़ते बढ़ते आप कुछ सिक्योरिटी वाले भी मारे गए हैं, कुछ जो मुजाहिरीन हैं ये मारे गए हैं। लेकिन अब आप एक बात समझें, अमेरिका और इसराइल ईरान को किसी शक्ल में भी कामयाब और तवाना नहीं देख सकते। इन्होंने उस पर एक अरसे से इक्तिसादी पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन चूँकि वो गैरतमंद कौम है वो झुके नहीं, वो हुसैनियत पे चलने वाले वो नहीं झुके। उन्होंने अपनी इकॉनमी खुद बनाई, अपने रास्ते खुद बनाए और ईरान आप जाएंगे तो आपको एक खुशहाली महसूस होगी। अब ये जब से नया निज़ाम शुरू हो रहा है और एक इमरानी मुआहदा बड़ा बनने जा रहा है और इसराइल की ख्वाहिश है कि वो ईरान को मुकम्मल नीस्तो नाबूद करे। नेतन्याहू और ट्रंप की जो आखिरी मुलाकात हुई है, नेतन्याहू ने ट्रंप को वाज़े कर दिया कि एक मौका और मुझे तो छट्टा मारने का, छट्टा एक और मारा जाए। छट्टे की ख्वाहिश बड़ी होती है ताकतवरों की। वो कहते हैं एक ईरान पे छट्टा और मारने दें। लेकिन ये जो अरब स्प्रिंग है जिसने अरब की हैयत ही बदल दी, लीबिया, शाम, इराक, यूएई, उर्दन, ये होता होता ईरान तक पहुंच गया है और आपके बांग्लादेश तक भी पहुंच गया है। इसको समझे कि पाकिस्तान पे अरब स्प्रिंग जो है वो नॉक कर रहा है, दरवाज़ा खटखटा रहा है। किसी एक दिन ये लहर चलनी है और सब कुछ अरब स्प्रिंग की तरह उलट पुलट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।